कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ ल्हासा की ओर और इस पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। इस पाठ की विधा जो है वो विधा है यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा वर्णन। और ये यहाँ पर आप लेखक का चित्र देख रहे हो जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने जो अपनी यात्रा है ल्हासा की यात्रा है या तिब्बत की जो यात्रा है, उस तिब्बत की यात्रा में क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी और वहाँ के लोगों की या फिर वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, उन सब का वर्णन उन्होंने किया है। तो ये सब पढ़ने से पहले हमें इस बात को भी पढ़ना होगा कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत कहते किसे हैं। तो ये है यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा वृत्त। इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान, जब वो व्यक्ति कोई यात्रा करता है उस समय अपने अनुभवों को, जो उसे अनुभव होते हैं, उनको बड़े मनोरंजक तरीके से और सजीव रूप से लिखता है। सजीव रूप का मतलब है कि इस प्रकार से लिखना कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाए कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है या फिर जो लिखा जा रहा है वह उसके सामने घटित हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है? यात्रा वृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार से यात्राओं का वर्णन अगर साहित्य में किया जाए तो फिर उसको कहते हैं यात्रा वृत्त। और ये निबंध से काफ़ी मिला जुला होता है। जिस प्रकार से निबंध होता है ठीक उसी प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें रोचकता अधिक होती है। और यात्रा के दौरान विभिन्न अनुभवों को इसमें लिखा जाता है। जो यात्री यात्रा करता है उसको यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव होते हैं और उन नए नए अनुभवों को वो अपनी डायरी में या फिर वापस वहाँ से यात्रा करने के बाद में उसको वापस आकर के लिखता है। मुख्यतया सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख उसमें किया जाता है यात्रा वृत्तांत में। और साथ ही साथ जिस क्षेत्र की वो यात्रा करके आया है या फिर वहाँ पर यात्रा कर रहा होता है उसकी भौगोलिक विशेषताओं का भी वर्णन बड़े रुचिकर तरीके से किया जाता है। क्योंकि यह रोचकता से भरपूर होता है, इसलिए यह रोचकता से भरपूर होता है। इसमें खूब रोचकता पाई जाती है। और यात्रा वृत्तांत, जो अच्छे यात्रा वृत्तांत होते हैं, उसमें पाठक को बांध कर रखे रखने की शक्ति होती है। पाठक को कैसे बांधेगा? वो बांध कर रखे रखने का मतलब यह होता है कि जब पाठक ऐसे यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के लिए बैठ जाता है तो वह यात्रा वृत्तांत, उस पूरे यात्रा वृत्तांत को पढ़े बिना वो दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब कि उसको इतना अच्छा लगने लग जाता है। तो इसे कहते हैं बांध कर रखने की शक्ति। अब हम आगे देखेंगे कि पहले के समय में यात्रा वृत्तांत तो कागज़ पर लिख के, साहित्य में तो आज भी लिखा जाता है यात्रा वृत्तांत को, लेकिन वर्तमान युग जो है वो तकनीकी का युग है और उस युग में नवीन रूप से नए तरीके से अपनी यात्रा का वर्णन दिया जाता है, जिनको हम ट्रैवल व्लॉगर बोलते हैं। और वर्तमान में इसका जो स्वरूप है वो भी बदलता जा रहा है, लेकिन साहित्यिक यात्रा वृत्तांतों का आज भी अपना महत्व है। साहित्यिक यात्रा वृत्तांतों का आज भी अपना महत्व है। और साहित्य में तो यात्रा वृत्तांत जो पुराने तरीके से लिखे जाते थे उसी तरीके से लिखे जा रहे हैं। वर्तमान में कैमरे के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से यात्रा वृत्त को बताया जाता है, जिसको हम व्लॉगर कहते हैं। और आगे आपको इसको देख भी सकते हो कि किस प्रकार से ये नए नए आधुनिक कैमरे आ गए हैं। और ये एक व्लॉगर है, ये यात्री है और ये अपनी यात्रा को वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करता है लोगों के सामने। तो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। ठीक उसी प्रकार से जो साहित्यिक व्यक्ति होता है वो जब यात्रा करता है तो वो लेखन के माध्यम से लोगों के सामने या पाठकों के सामने अपने अनुभवों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम देखेंगे ये यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन ने जो यात्रा की है वो तिब्बत की यात्रा है और उसकी राजधानी है ल्हासा। उसकी यात्रा की गई है, जो कि यहाँ पे नेपाल के रास्ते से यात्रा को किया गया है। और पहले के समय में जब ये यात्रा कर रहे थे उस समय भारत के लोगों को चीन और तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से ये है, आप देख रहे हो यहाँ पर। और अब हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या क्या वर्णन किया गया है
और इस पाठ को मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, जिसका एक वीडियो तो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा मैं जल्द ही यहाँ पर इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा, जो आप वहाँ पर देख लें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस पाठ में जिसका वर्णन किया गया है वो है ल्हासा का, जो ल्हासा है तिब्बत की राजधानी, और वहाँ की संस्कृति का वर्णन किया गया है, वहाँ की प्रकृति का वर्णन किया गया है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है उसका भी वर्णन किया गया है, और साथ में वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ की मौसम कैसा है, उन सब का भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आज हम इस पाठ को सारांश रूप में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में उस पाठ को हम पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर तिब्बत की जो है पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही है, और पाठ को शुरू करने से पहले हमें लेखक का परिचय जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आइए हम सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदेहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था क्योंकि वो अनेक भाषाओं के जानकार थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, मतलब सन 1963 में उसकी क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन में भी, राजनीति में, धर्म में, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी उन्होंने क्या किया, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। साहित्य में तो उन्होंने रचनाएं की है। इसके अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी इन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी है। तो राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। बहुत सी ऐसी सामग्री थी जो विलुप्ति के कगार पे थी, लेकिन उनको भी उन्होंने खोज करके और उसको विकसित किया, उसको संरक्षित किया। उसके बाद में थोड़ा सा और उनका परिचय बस जाता है कि इस पाठ में हमने देखा यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, कि यात्रावृत्त का लेखक जो लेखन कार्य है उनमें राहुल सांकृत्यायन जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनेक जगह यात्राएं करते रहते थे और उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज से कहा कि व्यक्ति की मंजिल कहाँ है, एक स्थान पर रुकना व्यक्ति की मंजिल नहीं है और व्यक्ति को यात्रा करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। घुमक्कड़ी से क्या है, घुमक्कड़ी का मतलब है घूमना। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, ज्ञान में बढ़ोतरी एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, कि जब हम यात्राएं करते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और ऐसे कई स्थल जो अज्ञात है, जिनको जाना नहीं गया है, उनकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, अदला बदली होती है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। और राहुल सांकृत्यायन जी जब
किसी अन्य स्थानों पर जाते थे तो वहाँ की भौगोलिक वर्णन तो उन्होंने किया ही किया है, उसके अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, उसकी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है, उनकी झलक प्रस्तुत की है। और ये जो हम इस पाठ में जो संकलित, हमारी किताब में जो पाठ संकलित किया गया है, लिया गया है, इस अंश में, अंश का मतलब है भाग, इस भाग में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा जो है उससे यह भाग लिया गया है। पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। भिखमंगे का मतलब है एक भिखारी के वेश में, छद्म का मतलब है उन्होंने भिखारी का वेश धारण कर लिया था और छुपा हुआ, छद्म का मतलब है छुपा हुआ। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। दुर्गम रास्ते जो तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जा रहे थे, उन कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रुचिकर तरीके से किया है। और इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तत्कालीन तिब्बती समाज तत्कालीन कैसा था, और उसके बारे में हमें जानकारी भी इस पाठ को पढ़ने से मिलेगी। तो उसके बाद में हम लोग पाठ को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो 2 भागों में आएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इसके अलावा दूसरे वीडियो को भी आपको पूरा ज़रूर देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ के सारांश की बात करते हैं और इस पाठ के बारे में मैं आपको परिचित करवा देता हूँ कि लेखक जो है वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाता है। तिब्बत की यात्रा करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, और वो कौन से रास्ते से जाते हैं? नेपाल के रास्ते से तिब्बत को जाते हैं। और उस समय भारतीयों के लिए तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो फिर क्या करता है लेखक? एक भिखारी के वेश में यात्रा करता है। वो बताते हैं राहुल जी कि रास्ते में फौजी चौकियाँ है ना, चीनी किले आदि का भी वो वर्णन करता है कि वहाँ पे रास्ते में ऐसे ऐसे जगह जगह पर चीनी फौज थी, चौकियाँ थी, किले थे आदि का वो वर्णन करता है। और राहुल जी यह भी बताते हैं कि तिब्बती लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तिब्बती लोगों का स्वभाव कैसा है। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे जाति पाति नहीं थी उस समय, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था लोगों में, और लोग छुआछूत भी नहीं करते थे। स्त्रियां उस समय पर्दा नहीं करती थी, किसी से सिर ढक कर के नहीं चलती थी स्त्रियां, क्योंकि वहाँ पे उस समय महिलाओं को भी समान से अधिकार मिले हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी के घर जाकर चाय आदि बना सकते हो। अगर आप वहाँ से यात्रा कर रहे हो और रास्ते में अगर आपको लगता है कि मुझे चाय पीनी चाहिए, तो आप जो भी दूध वगैरह है, चाय पत्ती है, वो ले जा कर के उनको देंगे और कहेंगे कि मेरे लिए चाय बना दीजिए, तो वो आपको बिल्कुल चाय बना के दे देंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं चाय खुद बनाऊंगा, तो आप किसी के भी घर में जा कर के चाय बना सकते थे। हालांकि वहाँ किसी भी भिखारी को घर में लोग प्रवेश नहीं देते थे। इसके अलावा जो भी ठीक ठाक कपड़े पहन करके अगर कोई वहाँ पे जाता था तो वो उनको मना नहीं करते थे। तो लेखक ने विभिन्न दर्रों के बारे में भी बताया है। अलग अलग जो दर्रे हैं, मतलब कि दोनों पहाड़ों के बीच में से जो निकलने की जगह होती है ना, पास कहते हैं जिसको, उनका भी वर्णन किया है। और लेखक विकट डांडे को पार करता है और यहाँ पर थोडले डांडे का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि किस प्रकार से जो डांडे की ज़मीन है उसको ये क्रॉस करते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि इन डांडों में डाकू भी रहते हैं, क्योंकि वो डांडों का जो एरिया है, जो इलाका है, वो एकदम से सुनसान है। और वो ऐसे भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले जो थोडला नाम का डांडा है, वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी लुटेरों के द्वारा। तो लेखक को खुद के लूटने का डर नहीं था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनको खुद के लूटने का डर क्यों नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो भिखारी का वेश धारण कर रखा था, भिक्षु का वेश धारण कर रखा था। तो फिर उनको किसी से भी डर नहीं था, क्योंकि कोई लूटने वाला भी तो पहले ये देखता है ना कि इस व्यक्ति के पास में कितना धन है।
दूसरे दिन लेखक समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊपर थे और वे बिल्कुल ही डांडे के ऊपर थे। डांडे का मतलब है जो एक पहाड़ का एक हिस्सा है, उसको हम आगे वाले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे डांडे के देवता का स्थान था। ये लोग यहाँ से घोड़ों पर बैठ करके, जो वहाँ के जो खच्चर घोड़े थे उन पर वे बैठ करके और यात्रा करने लगे। और डांडे पर रंग बिरंगी पताकाएँ बिखरी पड़ी थी, ध्वज बिखरे पड़े थे छोटे छोटे। और लेखक पहाड़ों, चोटियों आदि का भी सुंदर वर्णन करता है कि वहाँ के पहाड़ कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ की पहाड़ों की चोटियाँ वो भी कैसी दिखाई पड़ती है। और ये सब लोग घोड़ों पर सवार थे और आगे लंकोर जाने का रास्ता ये भटक चुके थे। उनको जाना तो लंकोर था, लेकिन ये जाने का रास्ता जो है ये भटक चुके थे। और रास्ते में इनको इनके दोस्त सुमति से भी मिलना था, तो सुमति भी उनको रास्ते में मिला। और रास्ता ये भटक गए थे, तो इस कारण से वो सुमति से मिलने में इनको विलम्ब हो गया। तो उनका मित्र भी बिल्कुल ही गुस्सा हो गया इन पर, तो इनका भी वर्णन इस पाठ में मिलेगा। और इसके अलावा आगे देखेंगे तो उनका दोस्त जो सुमति था वो बहुत ही गुस्से में था। क्यों? क्योंकि लेखक और साथ वाले रास्ता भटक चुके थे, इसलिए लेखक लेट हो गया था। और लंकोर में यजमान के घर रुकने के बाद में ये लोग टिडरी की मैदान में गए। तो जब उनको सुमति मिल गया, सुमति उनका दोस्त था, वो मिलने के बाद में इन्होंने, राहुल जी और ये सुमति और उनके साथ वाले सब ने क्या किया कि लंकोर में, एक लंकोर जगह का नाम है, यहाँ पर उनके यजमान थे। यजमान का मतलब होता है जैसे कोई पंडित जी होते हैं या कोई भिक्षु होता है, तो उनको मानने वाले, उनको गुरु मानने वाले व्यक्ति जो उनकी सेवा करते हैं वो यजमान कहलाते हैं। तो घर रुकने के, यजमान के घर पे ये लोग रुक गए थे। और यहाँ रुकने के बाद में ये लोग टिडरी नामक एक जगह है, टिडरी, उसके मैदान में गए। और टिडरी जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ एक मैदानी हिस्सा था, मैदानी भाग था। यहाँ आसपास सुमति के बहुत सारे यजमान थे, बहुत सारे उनके फॉलोअर थे। तो सुमति यजमानों में धागे बांटना चाहता था। धागे बांटने का मतलब है कि वो पवित्र धागे जो थे उसके पास में, तो वो उनको बांटता था और उनको थोड़ा बहुत रुपया पैसा उनकी यजमान सुमति को दे दिया करते थे। लेकिन लेखक ने मना कर दिया। राहुल जी ने कहा कि आप लोग इन सब से मिलोगे तो हमें जहाँ पर आगे हमारे गंतव्य स्थल तक पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने में हमें विलम्ब हो जाएगा, तो क्यों ना हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ में लेखक यहाँ की गर्मी का भी वर्णन करता है कि हालांकि जो तिब्बत जो है क्षेत्र है वो बहुत ही शीत प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ भी है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो गर्मी है वो भी बहुत ही भयंकर थी। क्यों? क्योंकि शरीर का जो हिस्सा सूर्य की ओर था वो तो तप रहा होता है सूर्य की गर्मी के कारण, और जो दूसरा हिस्सा है जो छाया की तरफ है, जो बर्फ़ से ठंडा हो रहा होता है। तो बड़ी ही विकट परिस्थितियों का इन्होंने, ये भौगोलिक विशेषता इसमें आएगी। तो राहुल जी ने यहाँ तिब्बत क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता का भी यहाँ पर वर्णन किया है। आगे हम देखेंगे कि तिब्बत की जो ज़मीनें थी वो भी क्या, इन्होंने, राहुल जी ऐसा बताते हैं कि जो तिब्बत की ज़मीन थी वो अनेक जागीरदारों में बंटी हुई थी। और उन जागीरों का ज़्यादातर हिस्सा किसके हाथ में था? मठों के हाथ में। जिस प्रकार से मंदिर होते हैं ठीक उसी प्रकार बौद्धों में मठ भी होते हैं। तो उन मठों के प्रशासक भी होते थे, उनके हाथ में है, मतलब कि जो पूरा नियंत्रण है वहाँ के खेतों का वो मठों के हाथ में था। बौद्ध धर्म के जो मठ है उन मठों के नियंत्रण में थे सारे खेत। और खेती करने वालों पर भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु, वो निगरानी करते थे, वो नियंत्रण रखते थे। तो शेखर विहार नामक एक जगह है, उसके भिक्षुओं के बारे में भी बात की है इस पाठ में कि शेखर विहार के भिक्षु किस प्रकार के थे और वहाँ पे किस किस प्रकार की बातें हो रही होती है। और उन्होंने शेखर विहार में जिस मंदिर में ये रुके उस मंदिर में रखी पुस्तकों की भी बात की है राहुल जी ने इस पाठ के अंदर। तो इस प्रकार से वहाँ के मंदिरों की बातें की है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों की बात की है इस पाठ में, और वहाँ की सांस्कृतिक विविधता की बात की है, वहाँ के जनजीवन की बात की है, वहाँ की लोक संस्कृति की बात की है। और इसके साथ ही साथ आगे भी हम लोग देखेंगे कि और किस किस का वर्णन इस पाठ में किया गया है। सुमति शेखर विहार में, शेखर विहार नामक एक जगह थी और सुमति है जो लेखक राहुल जी का मित्र था। सुमति ने क्या किया, शेखर विहार नामक जगह में अपने यजमानों से मिलने के लिए वो चले गए और लेखक को कहा कि आप यहाँ मंदिर में रहो। तो लेखक वहीं एक मंदिर में रहने लगे और मंदिर में बहुत सारी पुस्तकें भी थी।
हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी और लेखक को तो इन पुस्तकों की बहुत ही चाह थी। वो इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे और अधिकतर वो पुस्तकों के साथ ही अपना जीवन का अपना समय व्यतीत करते थे। तो वहाँ पे आराम से रहे और लेखक ने सोचा कि अब ये जो मेरा मित्र है सुमति, ये शायद 6-7 दिन में आएगा तो मैं आराम से पढ़ लूँगा। तो वहाँ पर वो पुस्तकें पढ़ते थे और प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताएं तो होती ही है, इस चीज़ को हम भी जानते हैं। जैसे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश जो है, यहाँ का वातावरण है, यहाँ का मौसम है, वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप कहीं जैसे कि आप राजस्थान की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आप राजस्थान की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, वहाँ की गर्मी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पेड़ पौधे, उनका वर्णन तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं का भी वर्णन करेंगे कि वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, किस प्रकार से लोग कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार की बोली और भाषा बोली और इसके अलावा वो किस प्रकार से अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो इन सब का वर्णन अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार उड़ीसा राज्य की देख लीजिए, यहाँ की क्या विशेषता है, इसका भी वर्णन आप लोग अगर बाहर से यहाँ कोई व्यक्ति अगर आता है, यहाँ से राजस्थान जाता है या फिर किसी भी जगह जाता है, तो हर क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस पाठ को आराम से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करके लिखना है कि कौन कौन से कठिन शब्द है, उनको आप अपने स्तर पे ढूंढेंगे। इसके अलावा मुझे आप कमेंट करके भी उन शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं। और अगला जो वीडियो मैं इसी पाठ से संबंधित बनाऊंगा उसमें सारे कठिन शब्द भी लिखे रहेंगे और एक पाठ को हम पंक्ति से पंक्ति पूरा पढ़ेंगे, साथ साथ कठिन शब्दों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज यह वीडियो एक सामान्य परिचय था कि यात्रा वृतांत किस प्रकार का होता है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप यात्रा वृतांत से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि हमारे किस प्रकार से जीवन में यात्राएं करते हैं, तो उसका हम यात्रा वृतांत लिख सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में कहीं भी की गई यात्रा को आप एक यात्रा वृतांत के तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैं गृहकार्य में दे रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों गृहकार्य की। तो सबसे पहला है आप अपने जीवन में की गई यात्रा के विवरण को रोचक तरीके से लिखिए। 200 शब्दों में लिखना है इसको। आपने जहाँ भी अपने जीवन में यात्रा की है उसका वर्णन आपको बड़े रोचक तरीके से लिखना है और लिखने से पहले एक बार इस पाठ को पढ़ लेना है ताकि इस पाठ में किस प्रकार से वर्णन किया गया है आप उसको समझ सको और समझते हुए आप उसको लिख सको। 2 बातों का ध्यान रखना है, जहाँ का भी आपने वर्णन किया है वहाँ की भौगोलिक विशेषताएँ और वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएँ दोनों का समन्वय होना चाहिए, तभी यात्रा वृत्तांत रोचक बन जाता है। दूसरा है यात्रा वृत्तांत को किस तरीके से रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी हमें लिखना है कि यात्रा वृत्तांत को किस तरीके से रोचक बनाया जा सकता है। तो इसको आप अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करने हैं। 5 से 10 विचार आपको लिखने हैं कि यात्रा वृत्तांत को हम इस तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पहले के समय के यात्रा वृत्तांत और वर्तमान यात्रा वृत्तांत में क्या अंतर है कि पहले के समय में जब लोग यात्राएं करते थे और वापस आकर के उस यात्रा का वर्णन लिखते थे, उसमें और वर्तमान समय में की गई यात्राओं का, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों यात्रा वृत्तांतों में क्या अंतर निकल करके हमारे सामने आएगा उसको लिखना है। ये सारे प्रश्न हैं, ये आपको अपने मस्तिष्क के आधार पर लिखने हैं, अपनी चेतना के आधार पर और ज्ञान के आधार पर लिखना है। लेखक ने तिब्बत के घरों की क्या विशेषताएं बताई है, इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो तिब्बत के घरों की विशेषताएं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा है और अगला वीडियो जो आपको मिल ही जाएगा उसको आराम से आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। और धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।